हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रिसाइज स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आज हमें पढ़ना है। उससे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिसोसिएशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया एंड वियोजन अभिक्रिया हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। तो आप पिछला वीडियो जरूर चेक करें। आपको उसके अलावा गारंटी के साथ कहते हैं कि दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो आते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। पिछला वीडियो का समराइज कर देते हैं, क्या पढ़ाया था। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कि ऊष्मा वियोजन क्या होता है, विद्युत वियोजन क्या होता है और प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके लिए आपको पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा, इसलिए टाइम ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक्स इंटरेस्टिंग ढंग से कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो आइए डिफिनीशन देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इस रिएक्शन में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया कि ज़्यादा जो रिएक्टिव तत्व होंगे वो विस्थापित कर देंगे, ज़्यादा रिएक्टिव तत्व कम रिएक्टिव तत्व को विस्थापित करेगा। एक एग्जांपल लीजिए आप, जैसे कि पहले आस्था फर्स्ट आती थी, अब गरिमा फर्स्ट आने लगी। तो एक तरह से विस्थापित कर दिया फर्स्ट पोजीशन से। जो पहला स्थान था वो गरिमा विस्थापित कर दी आस्था को। समझ में आया पक्का कि पहला स्थान है। एक बार आस्था आई थी फर्स्ट, तो फिर गरिमा को लगा मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी फर्स्ट आना चाहिए। तो फिर गरिमा आ गई फर्स्ट। उसने ढेर सारा पढ़ाई करके फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। तो फर्स्ट पोजीशन से विस्थापित कर दिया गरिमा को। समझ में आया। तो इसी तरह कि अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। या ज़्यादा तेज पहलवान इंसान है, वो एक मतलब पतला दुबला इंसान है, तो पहलवान जो इंसान होगा वो जो पतला दुबला आदमी होगा उसे हटा देगा, मतलब मारपीट करके चाहे जो भी करके, तो वो उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, वहाँ पे वो खड़ा हो जाएगा, मतलब वो स्थान उसका हो जाएगा। तो इसी तरह से विस्थापित। तो कम रिएक्टिव, अभी सी बात है कि जो कम रिएक्टिव तत्व होंगे वो विस्थापित हो जाएंगे और अधिक रिएक्टिव तत्व आगे आ जाएंगे। समझ में आया पक्का? समझ में आया। अब इसका हम एग्जाम्पल्स देखें। तो आइए देखते हैं जल्दी से एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। जैसे मैं आयरन से क्रिया कराई कॉपर सल्फेट का, तो ये आयरन होता है अधिक रिएक्टिव तत्व होता है, मतलब ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है। ठीक है। कंपेरिजन टू कॉपर, ऐसा नहीं है कि आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तत्व होता है, यानी मतलब क्रियाशील तत्व होता है, ऐसा नहीं है। समझ में आया कि ऐसा एकदम नहीं है। लेकिन कॉपर की अपेक्षा आयरन बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे सल्फेट जो है वो आयरन के साथ लग जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। समझ में आया पक्का? समझ में आया कि आयरन क्रियाशील तत्व है, ज़्यादा है कॉपर की अपेक्षा। कॉपर भी एक मतलब कॉपर एक मेटल में आ जाता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम होते जाती है। जो जितना कम क्रिया करता है उतने ही वो क्या कहते हैं, मतलब वो महंगा धातु होता है। जैसे सोना, वो बहुत कम, सोना चांदी ये सब कम मतलब क्रियाशील हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन इनमें कम होता है। ये इस अपना अष्टक पूरा करके रखते हैं। ये आगे पढ़ेंगे कि अष्टक का नियम क्या होता है, अबव नियम क्या है, ये आगे के चैप्टर में आपका है। तो उस टाइम आएंगे तो उस टाइम समझेंगे। ठीक है, तब तक के अभी पढ़ते हैं। तो ये जो आयरन है, अभी भी एक बार समझा देते हैं। आयरन जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग विस्थापित हो जाता है। आते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने जिंक का लिया है। जिंक और कॉपर सल्फेट में जब हमने क्रिया कराया तो जिंक भी ज़्यादा क्रियाशील तत्व है कॉपर की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ आयरन भी अधिक क्रियाशील था, यहाँ कॉपर मतलब जिंक भी ज़्यादा क्रियाशील है। तो अरे यहाँ पे मैंने Fe लिख दिया है गलती से, यहाँ Zn होगा। ठीक है, जिंक सल्फेट।
तो मैंने इससे कॉपर सल्फेट से क्रिया कराया तो जिंक सल्फेट हमें मिला और कॉपर अलग विस्थापित हो गया। समझ में आया कि जिंक ज़्यादा क्रियाशील था, कॉपर कम क्रियाशील था, तो कम क्रियाशील अलग विस्थापित हो गया, मतलब अलग हो गया। विस्थापन मतलब अलग हो जाना, मतलब साइड में हट जाना। हम भी मतलब कोई पतला दुबला इंसान है, ताकत वाले इंसान को देख करके अलग हट जाएगा, तो उसको कहते हैं विस्थापन होना, कि उस इंसान विस्थापित हो गया, यानी यहाँ पे कॉपर विस्थापित अलग हो जाता है। तो आते हैं फिर तीसरा एग्जाम्पल। तो लेड का जब हम क्रिया कराएंगे कॉपर क्लोराइड से तो हमको लेड क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, लेड क्लोराइड मिलेगा और कॉपर अधिक अलग विस्थापित हो जाएगा। यानी जिंक है, लेड है या फिर आयरन है, ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं एज कंपेरिजन कॉपर। समझ में आया? कॉपर को अलग विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया कि विस्थापित कर देता है। समझ में आया कि कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित यानी अलग कर देता है, उसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? तो आते हैं हम चौथे। ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होंगे? ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया है। आप भी ध्यान से कंसंट्रेट होकर आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा 100%। तो हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया पे, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वो होते हैं जो अभिकारक में यानी रिएक्टेंट में आयनों के आदान प्रदान से प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? डेफिनेशन देखते हैं। वे रिएक्शन जो रिएक्टेंट में आयनों के आदान प्रदान से प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, या फिर हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया? यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया तो समझ में आया कि क्रियाशीलता था जो वो तत्व को विस्थापित कर देता था। यहाँ आयन विस्थापित होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होते हैं, वो मिल करके रिएक्ट कर लेते हैं और बाकी अलग हो जाता है। यानी यहाँ आयनों का अभिक्रिया होगा, न कि यहाँ पे तत्वों का अभिक्रिया होगा। तो आते हैं देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है का जलीय विलयन लिए, फिर ब्रोमीन क्लोराइड का जलीय विलयन लिए। जब वो आपस में क्रिया करता है तो जो बेरियम सल्फेट और NaCl का सफ़ेद अवक्षेप हमको मिलता है, तो वो सोडियम क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। तो हमको बेरियम सल्फेट कैसे मिला? दिमाग में आना चाहिए कि बेरियम सल्फेट कैसे मिला। सोडियम तो चलिए क्लोरीन से अभिक्रिया कर लिए, तो बेरियम और सल्फेट कैसे? तो बेरियम पे 2+ चार्ज होता है। हमने कहा कि ये चैप्टर आगे है, इसमें आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए याद रखिए कि बेरियम पे 2+ चार्ज होता है और सल्फेट पे 2 निगेटिव चार्ज होते हैं। जब वो आपस में रिएक्शन कर देते हैं 2+ 2- तो न्यूट्रल हो जाएगा। 2+ 2- जितना मान लीजिए, मतलब जितना एक कोई पार्टनरशिप करता है, ठीक है, पार्टनरशिप करता है तो जितना अमाउंट वो लगाया उतना ही अमाउंट ये लगाएगा, तब तो बैलेंस। वो कम अमाउंट लगाएगा तो इसको गुस्सा आएगा कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, हम मतलब ये कम लगा रहा, हम ज़्यादा क्यों लगाएं। तो बराबर हो गया कि हाँ संतुष्ट रहेगा, दोनों कोई एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते हैं कि ये प्लस जो 2+ चार्ज होते हैं 2- बेरियम सल्फेट बन जाता है। तब तक के लिए इतना याद रखिए। होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, आपको समझ में आएगा कि इसमें अभिकारक में आयनों के आदान प्रदान से प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया? तो फिर हम ये सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं। सोडियम सल्फेट, जब हम सोडियम सल्फेट देते हैं Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड का BaCl2 से हम जब क्रिया कराते हैं तब इन दोनों का जलीय विलयन होता है। जब हम क्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट मिलता है, वो नमक का यानी NaCl का सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये रिएक्शन है। तो हमारे बेरियम सल्फेट कहाँ से आया? जब आयनों का, क्योंकि इसमें चार्ज है, बेरियम पे 2+ चार्ज हैं और सल्फेट पे 2- चार्ज हैं। तो ये दोनों बराबर चार्ज, यानी जितना प्लस जितना माइनस चार्ज तो बराबर होता है। जितना पॉजिटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आपने नियम पढ़ा था ना, कि जितना इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होगा और प्रोटॉन का प्लस चार्ज होगा, दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाते हैं।
इसमें है, जितना निगेटिव चार्ज है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों मिलकर के क्या कहते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, तो बेरियम सल्फेट का निर्माण हो जाता है। इतना याद रखिए कि बेरियम पे 2 प्लस चार्ज होता है और सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज होते हैं, इसलिए ये बेरियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। तो अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक में कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद आते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो आते हैं पहले ऑक्सीडेशन में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, ठीक है, कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, मान लीजिए कोई भी पदार्थ से हम क्रिया करा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा उसमें। समझिएगा कि क्या होता है, यहाँ पे ध्यान लगाना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन की क्रिया, मतलब किसी भी पदार्थ से क्रिया कराते हो, ऑक्सीजन से कराते हो, उस पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और उसी में हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा, तो यहाँ लिखा तो है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन वही जगह हाइड्रोजन की अगर उसमें ह्रास हो गया तो वो भी ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। देखो, एक तो जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि आनी होती है, यानी बढ़त होती है, उसमें बढ़ जाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हुआ। और उसी में अगर हाइड्रोजन का भी ह्रास यानी लॉस होता है, यानी कमी होती है, तो भी वो ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया कि ऑक्सीडेशन 2 प्रकार का होगा, मतलब 2 प्रकार से डिफिनीशन है। एक तो ऑक्सीजन के केस में है, एक तो हाइड्रोजन के केस में है। ऑक्सीजन के केस में अगर हम कहते हैं कि वृद्धि हो रहा है पदार्थ में ऑक्सीजन का, तो भी वहाँ ऑक्सीडेशन है। अगर कह रहे हैं पदार्थ में हाइड्रोजन का मतलब लॉस हो रहा है, तब भी वो ऑक्सीडेशन है। समझ में आया। एग्जाम्पल देख रहे हैं ऑक्सीडेशन का क्या है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की बढ़त हुई है। ये केवल कॉपर ही तो था, ऑक्सीजन से क्रिया जब हम कराएं तो इसमें ऑक्सीजन चला गया। कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, CuO बना, पक्का बना। पहले Cu था, हमने क्या बोला, पदार्थ में बढ़ना। समझ में आया, तत्व में बढ़ना, पदार्थ में बढ़ना ऑक्सीजन की, तब भी वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। पक्का समझ में आया, ठीक है। तो अब आते हैं रिडक्शन क्या होता है। समझ में आया ना। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ कि ऑक्सीडेशन यानी उपचयन क्या होता है। तो उपचयन ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का लॉस होता है। तो वो तत्वों में, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या पदार्थ में हाइड्रोजन की घटत होती है यानी लॉस होता है, तो वो ऑक्सीडेशन है। समझे कि नहीं भैया, समझ में आया, पक्का। अब आते हैं, एग्जाम्पल दे दिए, अब रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, मतलब ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होगा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का बढ़त, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन की घटत, ठीक है। और इसी तरह आप इसको ऑक्सीजन मान लीजिए, इसको हाइड्रोजन मान लीजिए, ऑक्सीजन की बढ़त और हाइड्रोजन की घटत। और उल्टा केस में आइए रिडक्शन में, हाइड्रोजन की बढ़त और ऑक्सीजन की घटत, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, कोई भी मटेरियल दो रख लो, ठीक है। समझ में आया। तो इसमें यही कह रहा है भैया आपको कि पदार्थ में हाइड्रोजन की जब वृद्धि हो जाती है यानी हाइड्रोजन की जब बढ़त हो जाती है या तो ऑक्सीजन की घटत हो जाती है, तो वो रिडक्शन कहलाता है। समझ में आया, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन से जब हम यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं हीट दे करके, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन की घटत होती है और यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। समझ में आया,
नहीं समझ में आता। ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था मेरे भी टाइम में, जब मैं याद कर रही थी तो ये मेरे लिए कठिन था। उस टाइम तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो अभी समझिएगा भाई कि जब हाइड्रोजन से क्रिया कराए तो इसमें ऑक्सीजन की बढ़त ऐड थी, यहाँ ऑक्सीजन खो दे रहा है। तो डिफिनेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास होना यानी लॉस होना। ऑक्सीजन का लॉस पहला चरण पूरा किया है। और उसी केस में कह रहा है कि हाइड्रोजन की वृद्धि होना यानी H2, उसमें ऑक्सीजन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है आपका। ठीक है, ये रिडक्शन होता है। ये दोनों अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है रिडॉक्स। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक ही एग्जाम्पल में रिडक्शन फाइंड करेंगे, ऑक्सीडेशन फाइंड करेंगे कि एक केस क्या होता है। तो हम जब हम CO से क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन से, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से हाइड्रोजन हीट दे करके कराते हैं, तो ये Cu प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन में ये ऐड हो रहा है। ये जो था यहाँ पे जो ऑक्सीजन बढ़ा था, ये तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया थी। ठीक है, कि हाइड्रोजन के तत्वों में वृद्धि हो रही है। नहीं समझ में आया, हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको रिपीट कर करके देखिएगा, समझ में आएगा कि कैसे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन में, ये देखिए ध्यान से देखिए, इसमें हमने कहा था कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना यानी हाइड्रोजन मान लीजिए एक तरह का पदार्थ मटेरियल है, पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और वही जगह देखिए यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन की घटत हो रही है। इस जगह में ऑक्सीजन की वृद्धि, इसी जगह पे तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ह्रास हो, अगर लॉस हो रहा होगा तो वो रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी अगर ऑक्सीडेशन ये है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो रिडक्शन होगा कि ऑक्सीजन की लॉस हो रही है। समझ में आया, ऑक्सीजन की वृद्धि यानी क्या कहते हैं, वृद्धि होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होगा, लॉस होगा तो वो रिडक्शन। समझ में आ रहा है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये देखिए, जब ये यहाँ से घटता है, ये कॉपर ऑक्साइड है और वो टूट कर जा रहा है कॉपर में, ऑक्सीजन भैया हट गए, ऑक्सीजन साहब जी उससे दूर चले गए, तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो गया ना, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। डिफिनेशन क्या कर रहा है, या तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा या तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा। और वो इसी तरह रिडक्शन कह रहा है कि या तो पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ध्यान दीजिएगा, या तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा यानी लॉस होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया होगा। तो ये रिडक्शन हुआ यानी ऑक्सीजन, ये केवल कॉपर बच गया, ऑक्सीजन चले गए भाई साहब, तो ये रिडक्शन हो गया। ये था रिडॉक्स अभिक्रिया का आपका एग्जाम्पल था। ठीक है, समझ में आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अगर नहीं समझ में आया होगा 2 बार रिपीट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम लाइव आकर के आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आते हैं, आप में एक टॉपिक दिया है संक्षारण और विकृत गंधिता कि दैनिक जीवन में प्रभाव क्या होता है केमिकल रिएक्शन का। वैसे तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हर चीज़ में होता है, हम लोग का दैनिक जीवन से बहुत ज़्यादा संबंधित है। कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ मतलब जैसे कभी हल्दी में नींबू निचोड़ के देखिए, तो ऐसे अगर मतलब ना कुछ रिएक्शन आसपास आजू बाजू में होता है, पूरे बॉडी में रिएक्शन होते रहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसीलिए ना साइंस ऑफ साइंस कहा जाता है। केमिस्ट्री मतलब साइंसों का फादर है, मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है साइंस कि मतलब साइंस से भी ऊपर वाला साइंस है, उसको केमिस्ट्री इसीलिए बोला जाता है। तो दैनिक जीवन में क्या है, उसके प्रभाव तो 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं आपका, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई आर्द्रता वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संक्षारित हो जाता है। तो अम्ल जैसे कोई चीज़ खट्टा पदार्थ है
आप उसमें को वो लोहे की सामान रख दीजिए या फिर कुछ, ये सब कोई भी पदार्थ है ना, आर्द्रता में, नमी में छोड़ दीजिए या अम्ल में रख दीजिए, या तो फिर क्या संपर्क में जब आता है ये सब ना, तो वो पदार्थ कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। जैसे लोहे की कील, एक आप में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्लास 10 की बुक में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा, उसमें यही चीज़ दिखाता है कि जब अम्ल होता है तो उसमें कील डालने पे उसका कलर चेंज भूरे रंग का हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो अम्ल के संपर्क में आया था। पक्का लोहे जब नमी पाता है, लोहा को बाहर छोड़ दीजिए, जब नम वातावरण होता है, हल्का हल्का मतलब पानी वाला मौसम होता है, तो उस पर भी जंग लग जाता है, यानी धातु संक्षारित हो जाती है। तो समझ में आया कि संक्षारण क्या होता है? मतलब खराब होना। प्रोडक्ट कैसे खराब होता है? आर्द्रता, नमी और अम्ल के कारण अगर खराब हो रहा है तो वो धातु संचारित हो जाता है। एक विकृत गंधिता है। तो वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ, यानी फैट वाला कोई फूड हो या जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका गंध और स्वाद दोनों बदल जाता है, यानी बेकार हो जाता है। लंबे समय तक कुछ भी रखोगे तो वो खराब होना डेफिनेटली है, खास करके वसा युक्त पदार्थ, उसका दुर्गंध खराब हो जाता है। नमकीन वगैरह भी काफ़ी दिन छोड़ दोगे तो भी खराब हो जाता है अगर खुला में घर पे छोड़ते हो तो उसके लिए जब हम, जैसे चिप्स वगैरह आता है, कुरकुरे चिप्स आता है, तुम लोग खरीदते तो होगे, तो वो क्यों इतना दिन तक सेफ रहता है? तुमको क्या लगता है कि 1 साल पहले का चिप्स बना अभी खा रहे हो तो वो कैसे नहीं खराब हुआ? वो खराब हो जाता, 2-4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने में वो खराब हो जाता। क्यों नहीं खराब हुआ? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, उसके वजह से वो केमिकल रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बचाए रखता है। समझ में आया कि नाइट्रोजन गैस, जैसे चिप्स के पैकेट में N2 गैस भरना है, नाइट्रोजन गैस भरोगे तो वो खराब नहीं होगा। विकृत गंधिता उसे ही कहते हैं। जब लंबे समय तक रखो, कोई भी वसा फैट से, मतलब फैट कैसे चिप्स वगैरह ही ले लो, अभी नमकीन वगैरह, चिप्स वगैरह, कुरकुरे, ये सब लंबे समय तक रखोगे तो ख़राब हो जाएगा बिना नाइट्रोजन गैस के। नाइट्रोजन गैस डाल दोगे तो वो सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है फिनिश। मैंने कोशिश किया कि सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। इसके बाद एक मैं वीडियो लाऊंगी, उसका क्या मैं पूरे उसमें एक्सपेरिमेंट कराऊंगी, और एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी आपका अभ्यास प्रश्न से। तो ये टॉपिक पूरे के पूरे A to Z कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों के साथ शेयर करने को ना भूलें।